अगर आप 0 to 1 को सच में समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक अजीब सा सवाल सुनना होगा। ये वही सवाल है जिससे पीटर टील अपनी किताब की शुरुआत करते हैं। सवाल है, ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण सच्चाई है जिससे बहुत कम लोग सहमत हैं? थोड़ा रुककर इस सवाल के बारे में सोचिए, क्योंकि ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। पीटर टील कहते हैं कि अक्सर यहीं से नई खोज शुरू होती है। जब पूरी दुनिया एक ही तरह से सोच रही होती है तो कोई भी नई चीज पैदा नहीं होती, लेकिन जब कोई इंसान दुनिया को थोड़ा अलग तरीके से देखता है तभी कुछ नया जन्म लेता है। और यही वजह है कि इस किताब का नाम है 0 to 1। पीटर टील कहते हैं कि दुनिया में प्रगति दो तरीकों से होती है। पहला तरीका है 1 से n तक जाना। इसका मतलब है जो चीज पहले से मौजूद है उसे बस और ज्यादा बनाना। जैसे अगर किसी देश में पहले से कंप्यूटर बन रहे हैं और वो देश उन्हीं कंप्यूटरों की हजारों कॉपियां बनाना शुरू कर दे तो ये भी प्रगति है, लेकिन ये नई खोज नहीं है। ये सिर्फ पहले से मौजूद चीज को बढ़ाना है। अब दूसरा तरीका है 0 से 1 तक जाना। इसका मतलब है ऐसी चीज बनाना जो पहले दुनिया में थी ही नहीं। उदाहरण के लिए पहला कंप्यूटर, पहला इंटरनेट, पहला स्मार्टफोन। जब ये चीजें बनी तब दुनिया में इनका कोई उदाहरण नहीं था। किसी ने कुछ बिल्कुल नया बनाया। और पीटर टील कहते हैं कि असली इनोवेशन हमेशा 0 से 1 होता है, यानी 0 से 1। अब इसे किताब में दिए गए एक बड़े उदाहरण से समझते हैं। पीटर टील बताते हैं कि अगर कोई देश किसी दूसरी कंट्री की टेक्नोलॉजी को कॉपी करता है तो वो भी विकास कर सकता है। उदाहरण के लिए किताब में चीन का उदाहरण दिया गया है। चीन ने कई सालों तक पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी को कॉपी करके अपनी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बढ़ाई। इससे चीन बहुत तेजी से विकसित हुआ। लेकिन पीटर टील कहते हैं कि यह विकास ज्यादातर 1 से n तक का विकास है, यानी जो चीज पहले से मौजूद थी उसे और ज्यादा बनाना। लेकिन जब कोई कंपनी या कोई इंसान ऐसी चीज बनाता है जो पहले कभी नहीं थी तो वो होता है 0 से 1। और यही वो चीज है जो दुनिया को सच में बदल देती है। किताब में पीटर टील ये भी बताते हैं कि आज की दुनिया में बहुत कम लोग 0 to 1 की सोच रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है, कंपटीशन। स्कूल में हमें कहा जाता है दूसरों से आगे निकलो। कॉलेज में हमें कहा जाता है सबसे अच्छी नौकरी हासिल करो। और नौकरी में लोग लगातार दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन पीटर टील कहते हैं कि जब लोग सिर्फ कंपटीशन में लगे रहते हैं तो वो अक्सर कुछ नया बनाना भूल जाते हैं, क्योंकि वे अपना समय दूसरों से लड़ने में लगा देते हैं, नई चीज बनाने में नहीं। इसलिए वे कहते हैं कि अगर आपको सच में कुछ बड़ा बनाना है तो आपको ये सोचना होगा भविष्य कैसा हो सकता है जो अभी दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा। ये वही सोच है जिससे बड़ी कंपनियां जन्म लेती हैं, क्योंकि हर बड़ी कंपनी कभी न कभी एक अजीब से विचार से शुरू हुई थी। एक ऐसा विचार जिस पर शुरू में बहुत कम लोग विश्वास करते थे। और यही कारण है कि पीटर टील अपनी किताब की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण सच्चाई है जिससे बहुत कम लोग सहमत हैं? अगर आप इस सवाल का एक अच्छा जवाब ढूंढ लेते हैं तो संभव है कि आप भी दुनिया में कुछ नया बना सके। अब यहां मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको मौका मिले तो आप क्या बनाना पसंद करेंगे? कुछ ऐसा जो पहले से मौजूद है, या फिर कुछ ऐसा जो दुनिया में पहले कभी नहीं था? नीचे कमेंट में बस एक शब्द लिखिए, 0 to 1। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग अलग सोचने के लिए तैयार हैं। अब किताब का अगला विचार और भी दिलचस्प है, क्योंकि पीटर टील कहते हैं कि जिस चीज को हम बचपन से सबसे अच्छा मानते आए हैं वही चीज कई बार हमें पीछे भी रोक देती है। और वो चीज है कंपटीशन। क्या सच में कंपटीशन हमारी सोच को सीमित कर सकता है? और क्यों दुनिया की सबसे सफल कंपनियां कंपटीशन से बचने की कोशिश करती हैं? यही समझेंगे अगले हिस्से में। अगर हम सच में 0 to 1 की सोच को समझना चाहते हैं तो अब हमें उस चीज के बारे में बात करनी होगी जिसे हम बचपन से बहुत अच्छा मानते आए हैं, और वो है कंपटीशन। स्कूल में हमें हमेशा कहा जाता है दूसरों से आगे निकलो। अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो सबका लक्ष्य होता है पहला स्थान हासिल करना। कॉलेज में भी यही होता है। सब लोग एक ही नौकरी के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और बाद में
कंपनियां भी एक दूसरे से लगातार लड़ती रहती हैं। लेकिन पीटर थील अपनी किताब में एक बहुत अलग बात कहते हैं। वे कहते हैं, कंपटीशन कई बार अच्छी चीज नहीं होती। ये बात पहली बार सुनकर अजीब लगती है, क्योंकि हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि कंपटीशन से ही प्रोग्रेस होती है। लेकिन पीटर थील कहते हैं कि कई बार कंपटीशन लोगों को इतना व्यस्त कर देता है कि वे कुछ नया बनाने की बजाय सिर्फ एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इसे समझने के लिए किताब में एक सरल उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए एक शहर में 10 रेस्टोरेंट हैं। अब हर रेस्टोरेंट दूसरे से सस्ता खाना देने की कोशिश करेगा। कोई 100 रुपए में खाना देगा तो दूसरा 90 रुपए में, तीसरा 80 रुपए में। धीरे धीरे क्या होगा, सब लोग एक दूसरे से ग्राहक छीनने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे एक समस्या पैदा होती है, मुनाफा कम होता जाता है। आखिर में सब लोग इतना सस्ता बेचने लगते हैं कि किसी को भी ज्यादा फायदा नहीं मिलता। यही होता है डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन, यानी ऐसी कंपटीशन जिसमें सब लोग एक दूसरे से लड़ते लड़ते कमजोर हो जाते हैं। पीटर थील कहते हैं कि बहुत सारे बिजनेस इसी जाल में फंस जाते हैं। वे अपना पूरा समय दूसरों से बेहतर बनने में लगा देते हैं, लेकिन वे कभी ये नहीं सोचते कि क्या हम कुछ बिल्कुल नया बना सकते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारी कंपनियां सालों तक मेहनत करती हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी नहीं बन पाती। अब इसके बिल्कुल उल्टा एक और तरह का बिजनेस होता है, जिसे पीटर थील कहते हैं मोनोपोली। ये शब्द सुनते ही बहुत लोगों को लगता है कि मोनोपोली खराब चीज है, क्योंकि अगर एक ही कंपनी पूरे बाजार को नियंत्रित करे तो ये अनफेयर लग सकता है। लेकिन पीटर थील कहते हैं कि हर मोनोपोली खराब नहीं होती। कई बार क्रिएटिव मोनोपोली दुनिया के लिए अच्छी होती है। क्रिएटिव मोनोपोली का मतलब है जब कोई कंपनी इतनी नई और इतनी अलग चीज बनाती है कि उसका कोई सीधा मुकाबला ही नहीं होता। उदाहरण के लिए किताब में गूगल का उदाहरण दिया गया है। जब गूगल आया तो उसने सिर्फ एक और सर्च इंजन नहीं बनाया, उसने ऐसा सर्च इंजन बनाया जो बाकी सबसे बहुत बेहतर था। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि अगर इंटरनेट पर कुछ ढूंढना है तो गूगल सबसे अच्छा काम करता है। आज भी अगर आप इंटरनेट पर कुछ खोजते हैं तो ज्यादातर लोग सीधे गूगल पर जाते हैं। इसलिए गूगल के पास सर्च मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये एक तरह की क्रिएटिव मोनोपोली है, और यही वजह है कि गूगल जैसी कंपनियां बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा पाती हैं, क्योंकि उन्हें हर दिन सैकड़ों कंपेटिटर्स से लड़ना नहीं पड़ता। पीटर थील कहते हैं, जब आप कंपटीशन में फंस जाते हैं तो आप हमेशा दूसरों की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन जब आप कुछ नया बनाते हैं तो आप अपना अलग रास्ता बनाते हैं। यही 0 to 1 की सोच है। अब यहां मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करें तो आप क्या चाहेंगे? पहला, आपके जैसे 100 और कंपेटिटर्स हों, या दूसरा, आप कुछ ऐसा बनाएं जिसका कोई कंपेटिटर ही ना हो? नीचे कमेंट में बस लिखिए कंपटीशन या क्रिएशन। मैं देखना चाहता हूं आपकी सोच किस तरफ जाती है। अब किताब का अगला विचार और भी दिलचस्प है, क्योंकि पीटर थील कहते हैं सिर्फ मोनोपोली बनाना ही काफी नहीं है। सच्चा सवाल यह है कि क्या आपकी कंपनी भविष्य में भी टिक पाएगी? क्योंकि कई कंपनियां शुरुआत में सफल होती हैं, लेकिन कुछ साल बाद गायब हो जाती हैं। तो एक कंपनी को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो सिर्फ आज नहीं बल्कि भविष्य में भी मजबूत रहे? यही समझेंगे अगले हिस्से में। अब तक हमने एक महत्वपूर्ण बात समझी। अगर आप सिर्फ कंपटीशन में फंसे रहते हैं तो आप हमेशा दूसरों से लड़ते रहेंगे। लेकिन अगर आप कुछ नया बनाते हैं तो आपके पास अपना अलग रास्ता होता है। यही वजह है कि पीटर थियल कहते हैं, सबसे सफल कंपनियां सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचती, वे भविष्य के बारे में सोचती हैं। और इसी जगह पर किताब एक नया विचार देती है। यह विचार है लास्ट मूवर एडवांटेज। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि जो कंपनी सबसे पहले आती है वही जीतती है। इसे कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। लेकिन पीटर थियल कहते हैं कि असली सफलता अक्सर उन कंपनियों को मिलती है जो अंत में टिकती हैं, यानी लास्ट मूवर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको देर से शुरू करना चाहिए। इसका असली मतलब है आपको ऐसा बिजनेस बनाना चाहिए जो लंबे समय तक बिना कंपटीशन के टिक सके। क्योंकि अगर आपकी कंपनी सिर्फ कुछ साल चलती है और फिर गायब हो जाती है तो वो असली सफलता नहीं है। पीटर थियल कहते हैं कि एक अच्छी कंपनी हमेशा भविष्य के बारे में सोचती है। उदाहरण के लिए गूगल को देखिए। जब गूगल शुरू हुआ
तो इंटरनेट पर पहले से कई सर्च इंजिन्स मौजूद थे, जैसे याहू, अल्टा विस्टा, आस्क जीव्स। लेकिन गूगल ने सिर्फ एक और सर्च इंजन नहीं बनाया, उसने सर्च को बहुत बेहतर बना दिया। गूगल का एल्गोरिदम बाकी सबसे ज्यादा तेज और ज्यादा सही था। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि अगर इंटरनेट पर कुछ ढूंढना है तो गूगल सबसे अच्छा है। और इसी वजह से आज इतने सालों बाद भी गूगल सर्च मार्केट में सबसे आगे है। यही है लास्ट मूवर एडवांटेज, यानी आप ऐसी कंपनी बनाइए जो सिर्फ शुरुआत में नहीं बल्कि भविष्य में भी सबसे मजबूत रहे। पीटर थियल कहते हैं कि जब आप कंपनी बनाते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए, क्या ये कंपनी 10 साल बाद भी मजबूत होगी? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां शुरुआत में तो तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन कुछ साल बाद गायब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस लंबे समय तक टिकने वाला नहीं होता। इसलिए किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। पीटर थियल कहते हैं कि जब आप कोई कंपनी शुरू करें तो आपको ये सवाल पूछना चाहिए, क्या हम भविष्य में मोनोपोली बन सकते हैं? अगर जवाब हाँ है तो आपके पास एक बड़ा मौका है। लेकिन अगर आपका बिजनेस सिर्फ कंपटीशन पर आधारित है तो लंबे समय में मुनाफा कम होना तय है। यही वजह है कि 0 to 1 की सोच हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। ये सिर्फ आज पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये उस चीज के बारे में है जो भविष्य में दुनिया को बदल सकती है। अब यहां मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। थोड़ा सोचिए, आज जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे गूगल, एप्पल या अमेज़न, क्या आपको लगता है कि वे अगले 10 साल में भी इतनी ही मजबूत रहेंगी या कोई नई कंपनी उन्हें पीछे छोड़ सकती है? नीचे कमेंट में बस लिखिए फ्यूचर, और अगर आपके मन में किसी नई कंपनी का नाम आता है तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि भविष्य के बारे में सोचना ही 0 to 1 की असली शुरुआत है। अब किताब का अगला विचार और भी गहरा है। पीटर थियल कहते हैं, दुनिया में आज भी बहुत सारे सीक्रेट्स छिपे हुए हैं, ऐसी सच्चाइयां जो अभी तक ज्यादातर लोगों को दिखाई नहीं देती, और अक्सर सबसे बड़ी कंपनियां इन्हीं सीक्रेट्स को खोज कर बनती हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है तो क्या अभी भी कोई सीक्रेट्स बाकी हैं? और अगर हैं तो हम उन्हें कैसे ढूंढ सकते हैं? यही समझेंगे अगले हिस्से में। अब तक हमने समझा कि 0 to 1 की सोच क्या होती है, कंपटीशन क्यों कई बार नुकसानदायक होता है, और एक कंपनी को भविष्य के बारे में क्यों सोचना चाहिए। अब पीटर थियल किताब में एक बहुत गहरी बात करते हैं। वे कहते हैं, दुनिया में अभी भी बहुत सारे सीक्रेट्स छिपे हुए हैं। पहली बार सुनने में ये बात अजीब लग सकती है, क्योंकि आज हमें लगता है कि दुनिया लगभग सब कुछ जान चुकी है। इंटरनेट है, वैज्ञानिक रिसर्च है, नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, तो ऐसा लगता है कि अब कोई बड़ा सीक्रेट बचा ही नहीं है। लेकिन पीटर थियल कहते हैं, ये सोच गलत है। दुनिया में अभी भी बहुत सारी ऐसी सच्चाइयां हैं जो लोगों को दिखाई नहीं दे रही हैं, और अक्सर सबसे बड़ी कंपनियां इन्हीं सीक्रेट्स को खोजकर बनती हैं। किताब में पीटर थियल बताते हैं कि पहले के समय में लोगों को लगता था कि दुनिया में खोजने के लिए बहुत कुछ है, नई जमीनें, नई खोजें, नई डिस्कवरीज। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने यह मान लिया कि अब लगभग सब कुछ खोज लिया गया है। इसलिए आज बहुत से लोग नए आइडियाज खोजने की कोशिश ही नहीं करते। वे सोचते हैं, अगर कोई अच्छा आइडिया होता तो शायद किसी ने पहले ही खोज लिया होता। लेकिन यही सोच कई लोगों को रोक देती है, क्योंकि सच्चाई ये है कि दुनिया में अभी भी बहुत सारे सीक्रेट्स मौजूद हैं, और अक्सर उन्हें वही लोग ढूंढते हैं जो अलग तरीके से सोचते हैं। पीटर थियल कहते हैं कि सीक्रेट्स 2 तरह के होते हैं। पहला, नेचर सीक्रेट्स, यानी प्रकृति के रहस्य, जैसे वैज्ञानिक नई दवाइयां खोजते हैं, नई टेक्नोलॉजीज बनाते हैं, नई डिस्कवरीज करते हैं। ये सब नेचर सीक्रेट्स को समझने का हिस्सा है। दूसरा होता है ह्यूमन सीक्रेट्स, यानी ऐसे सच जो समाज में मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। कई बार बहुत बड़ा बिजनेस इन्हीं ह्यूमन सीक्रेट से बनता है। उदाहरण के लिए सोचिए, जब फेसबुक शुरू हुआ उस समय सोशल नेटवर्किंग का आइडिया ज्यादा बड़ा नहीं माना जाता था, लेकिन मार्क ज़करबर्ग ने एक सीक्रेट समझा। लोग इंटरनेट पर सिर्फ जानकारी नहीं चाहते, वे एक दूसरे से जुड़ना भी चाहते हैं। ये एक सिंपल आइडिया था, लेकिन इस आइडिया ने पूरी दुनिया बदल दी, और आज अरबों लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। पीटर थियल कहते हैं कि अगर आप नया बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपको अपने आप से एक खास सवाल पूछना चाहिए। वो सवाल है,
दुनिया में ऐसा कौन सा सच है जो लोग अभी नहीं देख रहे, क्योंकि अक्सर बड़ा अपॉर्चुनिटी यहीं छिपा होता है। लेकिन यहाँ एक समस्या भी है। कई बार लोग सीक्रेट्स खोजने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि नया आइडिया अक्सर अजीब लगता है। लोग कहते हैं ये काम नहीं करेगा, ये बहुत रिस्की है, ये पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन इतिहास हमें बताता है कि बहुत बड़ी कंपनियां शुरुआत में अजीब आइडियाज से ही बनी हैं। इसलिए पीटर थियल कहते हैं कि अगर आप सिर्फ वही करेंगे जो बाकी सब कर रहे हैं, तो आप वही पाएंगे जो बाकी सब पा रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई हिडन सीक्रेट ढूंढ लेते हैं, तो आप 0 से 1 जा सकते हैं, यानी कुछ ऐसा बना सकते हैं जो पहले दुनिया में नहीं था। अब यहां मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, क्या आज की दुनिया में अभी भी ऐसे आइडियाज हो सकते हैं जो भविष्य में बहुत बड़ी कंपनियां बना दें? अगर आपको लगता है कि हां, तो नीचे कमेंट में लिखिए सीक्रेट्स अभी भी हैं, क्योंकि यही सोच नई खोज की शुरुआत होती है। अब किताब का अगला विचार और भी दिलचस्प है। पीटर थियल बताते हैं कि स्टार्टअप की दुनिया में एक नियम बहुत शक्तिशाली होता है, इतना शक्तिशाली कि कई बार लोग इसे समझ ही नहीं पाते, और उस नियम का नाम है पावर लॉ। ये नियम बताता है कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सफलता हमेशा बराबर बराबर नहीं बढ़ती, बल्कि कुछ ही कंपनियां पूरे खेल को बदल देती हैं। और जब आप इस नियम को समझ लेते हैं, तो आप स्टार्टअप्स और सफलता को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगते हैं। यही समझेंगे अगले हिस्से में। अब किताब एक ऐसे विचार पर आती है जो स्टार्टअप की दुनिया में सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक है। इस नियम को कहते हैं पावर लॉ। पीटर थियल बताते हैं कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि दुनिया में सफलता लगभग बराबर बंटी होती है। जैसे अगर 10 कंपनियां हैं, तो लोग सोचते हैं कि हर कंपनी लगभग एक जैसा प्रॉफिट कमाएगी। लेकिन असल दुनिया ऐसी नहीं चलती। असल में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया एक अलग नियम से चलती है, और वो है पावर लॉ। पावर लॉ का मतलब है कुछ ही चीजें बहुत बड़ा परिणाम देती हैं और बाकी चीजें बहुत कम। उदाहरण के लिए वेंचर कैपिटल की दुनिया को देखिए। वेंचर कैपिटलिस्ट्स स्टार्टअप्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए उन्होंने 10 कंपनियों में निवेश किया। सामान्य सोच क्या कहती है कि शायद हर कंपनी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट देगी, लेकिन पावर लॉ कहता है कि अक्सर ऐसा नहीं होता। अक्सर 10 में से 7 कंपनियां फेल हो जाती हैं, 2 कंपनियां बस थोड़ा सा प्रॉफिट देती हैं, और सिर्फ एक कंपनी इतनी बड़ी बन जाती है कि वो बाकी सभी निवेशों का नुकसान भी पूरा कर देती है। यही पावर लॉ है, यानी एक बड़ी सफलता बाकी सबसे ज्यादा असर डालती है। पीटर थियल बताते हैं कि ये नियम केवल इन्वेस्टमेंट में ही नहीं, बल्कि बिजनेस में भी लागू होता है। दुनिया की कुछ ही कंपनियां पूरे मार्केट पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के लिए इंटरनेट कंपनियों को देखिए। गूगल, फेसबुक, अमेज़न, इन कुछ कंपनियों का प्रभाव इतना बड़ा है कि उन्होंने पूरी दुनिया के इंटरनेट बिजनेस को बदल दिया। इसीलिए पीटर थियल कहते हैं कि अगर आप स्टार्टअप बना रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि हर आइडिया बराबर नहीं होता। कुछ आइडियाज बहुत छोटे होते हैं और कुछ आइडियाज इतने बड़े होते हैं कि वे पूरी दुनिया बदल सकते हैं। इसलिए स्टार्टअप फाउंडर्स को बहुत ध्यान से सोचना चाहिए कि वे किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अगर प्रॉब्लम बहुत छोटी है, तो बिजनेस भी छोटा ही रहेगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम बड़ी है, तो अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी हो सकती है। पावर लॉ हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाता है। कई बार लोग अपना समय बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में बांट देते हैं। वे एक साथ कई प्रोजेक्ट्स शुरू करते हैं, लेकिन पीटर थियल कहते हैं ये तरीका अक्सर काम नहीं करता, क्योंकि पावर लॉ की दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व उस एक चीज का होता है जो सबसे बड़ा परिणाम दे सकती है। इसीलिए सक्सेसफुल फाउंडर्स अपना पूरा ध्यान एक ही बड़े आइडिया पर लगाते हैं। वे उसे बेहतर बनाते हैं, उसे मजबूत बनाते हैं और धीरे धीरे उसे एक बड़ी कंपनी में बदल देते हैं। अब यहां मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको मौका मिले तो आप क्या चुनेंगे? बहुत सारे छोटे आइडियाज या एक बड़ा आइडिया जो दुनिया बदल सकता है? नीचे कमेंट में बस लिखिए बिग आइडिया, क्योंकि 0 to 1 की सोच अक्सर इसी एक बड़े आइडिया से शुरू होती है। अब किताब का अगला हिस्सा स्टार्टअप की सबसे महत्वपूर्ण चीज पर आता है, क्योंकि एक आइडिया अपने आप कंपनी नहीं बनाता।
किसी भी स्टार्टअप की असली ताकत होती है उसकी टीम। कौन लोग कंपनी शुरू कर रहे हैं, वे एक दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं और वे किस तरह साथ काम करते हैं। पीटर थील कहते हैं कि कई बार स्टार्टअप की सफलता या असफलता यहीं तय हो जाती है। तो एक मजबूत स्टार्टअप टीम कैसी होती है और फाउंडर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यही समझेंगे अगले हिस्से में। अब तक हमने समझा कि एक बड़ा आइडिया कितना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन पीटर थील कहते हैं कि सिर्फ आइडिया होने से कोई कंपनी सफल नहीं बनती, क्योंकि आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है एक मजबूत टीम। किताब में पीटर थील बताते हैं कि हर सफल स्टार्टअप असल में लोगों के एक छोटे से समूह से शुरू होता है, यानी कुछ ऐसे लोग जो एक ही विजन पर विश्वास करते हैं। अगर फाउंडर्स और टीम एक ही दिशा में नहीं सोचते तो स्टार्टअप बहुत जल्दी समस्याओं में फंस सकता है। इसलिए पीटर थील कहते हैं कि जब आप स्टार्टअप शुरू करें तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए आपके साथ कौन लोग काम करेंगे, क्योंकि गलत लोग सबसे अच्छा आइडिया भी खराब कर सकते हैं और सही लोग एक साधारण आइडिया को भी बहुत बड़ी कंपनी बना सकते हैं। किताब में पीटर थील पेपैल का उदाहरण देते हैं। जब पेपैल शुरू हुआ तो ये सिर्फ एक छोटा स्टार्टअप था, लेकिन उसकी टीम में बहुत टैलेंटेड लोग थे। उनमें से कई लोग बाद में खुद बहुत बड़ी कंपनियां बनाने लगे। उदाहरण के लिए इलॉन मस्क, रीड हॉफमैन, पीटर थील। इन लोगों ने बाद में टेस्ला, लिंक्डइन और कई बड़ी कंपनियां बनाई। इसीलिए बाद में पेपैल की टीम को पेपैल माफिया भी कहा जाने लगा। ये उदाहरण हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। जब सही लोग एक साथ काम करते हैं तो वे सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाते, वे भविष्य की कई बड़ी कंपनियों की नींव रख देते हैं। पीटर थील कहते हैं कि स्टार्टअप टीम बनाते समय दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहली, ट्रस्ट यानी भरोसा। अगर टीम के लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते तो छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी लड़ाई बन सकती हैं। दूसरी, लॉन्ग टर्म विजन। स्टार्टअप सिर्फ कुछ महीनों का प्रोजेक्ट नहीं होता। कई बार किसी कंपनी को सफल बनने में सालों लग जाते हैं। इसलिए टीम में ऐसे लोग होने चाहिए जो लंबे समय तक एक साथ काम कर सकें। पीटर थील एक और दिलचस्प बात कहते हैं। वे कहते हैं कि कई बार कंपनियां बहुत तेजी से बहुत सारे लोगों को हायर करने लगती हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा लोग मतलब ज्यादा प्रोग्रेस, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि अगर टीम बहुत बड़ी हो जाए और सबका फोकस अलग अलग हो तो कंपनी की डायरेक्शन कमजोर हो सकती है। इसीलिए कई सफल स्टार्टअप्स शुरुआत में छोटी लेकिन मजबूत टीम बनाते हैं, जहां हर व्यक्ति कंपनी के मिशन को समझता है और पूरी एनर्जी के साथ उसी दिशा में काम करता है। अब यहां मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको कोई बड़ा स्टार्टअप शुरू करना हो तो आप क्या चुनेंगे? एक बड़ी टीम जिसमें लोग एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते, या एक छोटी टीम जिसमें भरोसा और विजन दोनों मजबूत हों? नीचे कमेंट में लिखिए स्ट्रॉन्ग टीम, क्योंकि बहुत बार कंपनी की असली ताकत उसकी टेक्नोलॉजी नहीं, उसकी टीम होती है। अब किताब का अगला विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है तो कंपनी अपने आप सफल हो जाएगी। लेकिन पीटर थील कहते हैं कि ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अच्छी होने के बावजूद सफल नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उन्हें लोगों तक पहुंचाने का सही तरीका नहीं होता। यही हमें ले जाता है किताब के अगले विचार की तरफ, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन। और ये आइडिया स्टार्टअप की सफलता में इतना महत्वपूर्ण है कि कई लोग इसे कम करके आंकते हैं। इसी को समझेंगे अगले हिस्से में। अब तक हमने समझा कि एक अच्छा आइडिया जरूरी है, एक मजबूत टीम जरूरी है, लेकिन पीटर थील किताब में एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी होना ही काफी नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी रही हैं जो बहुत अच्छी थीं, लेकिन फिर भी वे सफल नहीं हो पाईं। क्यों? क्योंकि उन्हें लोगों तक पहुंचाने का सही तरीका नहीं था। यही वजह है कि किताब में एक पूरा हिस्सा सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के लिए दिया गया है। पीटर थील कहते हैं, कई इंजीनियर्स और फाउंडर्स ये सोचते हैं कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग अपने आप उसे खरीद लेंगे,
लेकिन असल दुनिया ऐसी नहीं चलती, क्योंकि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी हो, अगर लोग उसके बारे में जानते ही नहीं तो वो प्रोडक्ट सफल नहीं हो सकता। इसलिए पीटर थिल कहते हैं, सेल्स भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी टेक्नोलॉजी। कई बार सेल्स टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी समझने के लिए एक सिंपल उदाहरण सोचिए। मान लीजिए 2 कंपनियां हैं। पहली कंपनी के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उन्हें प्रोडक्ट बेचने का सही तरीका नहीं आता। दूसरी कंपनी की टेक्नोलॉजी थोड़ी कम अच्छी है, लेकिन उनकी सेल्स और मार्केटिंग बहुत मजबूत है। अक्सर क्या होता है, दूसरी कंपनी मार्केट में ज्यादा सफल हो जाती है, क्योंकि लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता होता है। पीटर थिल बताते हैं कि बड़ी कंपनियां सेल्स को बहुत गंभीरता से लेती हैं। उदाहरण के लिए एप्पल को देखिए। एप्पल सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है। एप्पल की सबसे बड़ी ताकत यह भी है कि उसे पता है प्रोडक्ट को लोगों तक कैसे पहुंचाना है। उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी मार्केटिंग, उनके स्टोर्स, सब कुछ प्रोडक्ट को खास बनाते हैं। इसलिए पीटर थिल कहते हैं, अगर आप स्टार्टअप बना रहे हैं तो आपको ये सोचना होगा, आपका प्रोडक्ट लोगों तक कैसे पहुंचेगा। क्या लोग उसे ऑनलाइन खरीदेंगे? क्या सेल्स टीम उसे कंपनीज को बेचेगी, या लोग खुद उसे खोज कर आएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका स्टार्टअप की सफलता में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। पीटर थिल एक और दिलचस्प बात कहते हैं। वे बताते हैं कि कई लोग सेल्स को पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है सेल्स का मतलब है लोगों को मनाना, लेकिन असल में सेल्स का मतलब है लोगों को ये समझाना कि आपका प्रोडक्ट उनकी समस्या हल कर सकता है। अगर आपका प्रोडक्ट सच में उपयोगी है तो सेल्स सिर्फ कम्युनिकेशन बन जाती है, और यही कम्युनिकेशन कई स्टार्टअप्स को छोटे से बड़े बनने में मदद करती है। अब यहां मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आपके हिसाब से किस चीज का महत्व ज्यादा है, टेक्नोलॉजी या सेल्स? नीचे कमेंट में बस एक शब्द लिखिए, टेक्नोलॉजी या सेल्स, क्योंकि 0 to 1 की दुनिया में दोनों का सही बैलेंस बहुत जरूरी होता है। अब किताब अपने आखिरी बड़े विचार की तरफ बढ़ती है। पीटर थिल कहते हैं, सबसे सफल फाउंडर्स सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचते, वे भविष्य के बारे में सोचते हैं। वे ये समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में दुनिया किस दिशा में जाएगी, और जो लोग भविष्य को सही तरीके से समझ लेते हैं, अक्सर वही लोग दुनिया की अगली बड़ी कंपनियां बनाते हैं। तो आखिर भविष्य को कैसे सोचा जाए, और 0 to 1 की सोच हमें भविष्य के बारे में क्या सिखाती है? इसी के साथ हम पहुंचेंगे इस किताब के अंतिम हिस्से पर। अब हम इस किताब के अंतिम विचार पर पहुंचते हैं। पीटर थिल कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी कंपनियां सिर्फ वर्तमान को नहीं देखती, वे भविष्य को बनाने की कोशिश करती हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ आज को देखते हैं तो आप वही करेंगे जो बाकी लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आप ऐसी चीजें बना सकते हैं जो अभी दुनिया में मौजूद नहीं हैं। पीटर थिल कहते हैं, भविष्य अपने आप बेहतर नहीं बनता, भविष्य तब बेहतर बनता है जब लोग उसे बनाने का फैसला करते हैं, और यही सोच एंटरप्रेन्योर्स को अलग बनाती है। किताब में एक बहुत दिलचस्प विचार बताया गया है। पीटर थिल कहते हैं कि लोग भविष्य के बारे में 2 तरीकों से सोचते हैं। पहला तरीका है इनडेफिनिट फ्यूचर। इसका मतलब है लोग मानते हैं कि भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। इस सोच में लोग कोई स्पष्ट योजना नहीं बनाते, वे बस मानते हैं कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका है डेफिनेट फ्यूचर। इस सोच में लोग भविष्य को साफ साफ देखने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं आने वाले समय में क्या बदल सकता है और हम उस बदलाव का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। पीटर थिल कहते हैं कि दुनिया के कई महान इन्वेंटर्स और फाउंडर्स डेफिनेट फ्यूचर की सोच रखते थे। उन्हें सिर्फ ये नहीं पता था कि भविष्य बेहतर होगा, उन्हें ये भी पता था कि वे उसे बेहतर बनाने में क्या भूमिका निभाएंगे। यही 0 to 1 की सोच है। 0 to 1 का मतलब सिर्फ नई कंपनी बनाना नहीं है, इसका मतलब है दुनिया को अलग तरीके से देखना। ये समझना कि भीड़ हमेशा सही नहीं होती, ये समझना कि कंपटीशन हमेशा जरूरी नहीं होता, ये समझना कि दुनिया में अभी भी बहुत सारे सीक्रेट्स छिपे हुए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये समझना कि भविष्य उन लोगों का होता है जो कुछ नया बनाने की हिम्मत रखते हैं। अब जरा सोचिए, आज से 20 साल पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि हम जेब में एक छोटा सा डिवाइस रखेंगे जिससे हम पूरी दुनिया से तुरंत जुड़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने यह भविष्य पहले ही देख लिया था और उन्होंने स्मार्टफोन, इंटरनेट और नई टेक्नोलॉजीज बनाई। इसी तरह
आने वाले समय में भी बहुत कुछ बदलने वाला है। नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, नई कंपनियां बनेंगी और शायद कुछ लोग अभी से उस भविष्य को देख रहे होंगे। पीटर थील कहते हैं, अगर आप सच में 0 to 1 की सोच अपनाना चाहते हैं तो आपको अपने आप से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना होगा, आप क्या नया बना सकते हैं? क्योंकि दुनिया को और कॉपीज की जरूरत नहीं है, दुनिया को जरूरत है नई क्रिएशंस की। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। अब अगर आपको इस किताब की सीख थोड़ी भी वैल्यूएबल लगी हो तो नीचे कमेंट में बस एक शब्द लिखिए, क्रिएट, क्योंकि 0 to 1 की असली शुरुआत यहीं से होती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही पावरफुल किताबों को बहुत आसान भाषा में समझें तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सुन रहे थे बुक डेकेड, जहां हम बड़ी किताबों को सरल और गहराई से समझते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए अगली कौन सी किताब आप समझना चाहते हैं। हम जल्द मिलेंगे एक और नई किताब के साथ। बुक डेकेड।